हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कन्या भ्रूण हत्या। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक बच्चों के लिए जिनके सिलेबस हो या प्रोजेक्ट हो या कहते हैं कुछ अन्य भी कार्य हों जिसमें कन्या भ्रूण हत्या उनका टॉपिक रहेगा। उन सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम कन्या भ्रूण हत्या के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को एनालाइज करेंगे जो कि एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। यह देश जो है उस ऊंचाई पे पहुंच गया है। कहते हैं आज हमने माउंट एवरेस्ट पे भी भारत का झंडा लहरा दिए हैं और हमने आधुनिकता में चांद पे भी पहुंच गए हैं। हमारी इतनी महानता शायद दुनिया ने देखा नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी धारणा है और ऐसे हमारी गलतियां हैं जिसमें पूरी दुनिया हम पे हंस रही है। बात यहाँ पर सत्य है। कहते हम चांद पे पहुँच गए, माउंट एवरेस्ट पे पहुँच गए और हम अब सूरज पे भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच अभी भी वही है जो हमारे 100 साल पीछे थे। कहते हैं आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है तो कन्या भ्रूण हत्या की है। आज हमारा देश कहते हैं पूरे दुनिया में अपनी जो है पहचान बना ली है और अपने आप को स्थगित किया है, लेकिन हम एक जगह पिछड़ रहे हैं, वो है हमारी देश की जनसंख्या। कहते हैं हमारी देश की जनसंख्या आए दिन बढ़ रही है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। आने वाला समय में भारत में कोई भी जगह कृषि करने के लिए नहीं बच पाएगा। हर क्षेत्र में जो है औद्योगिकरण किया जाएगा, हर क्षेत्र में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा और हर क्षेत्र को जो अर्बनाइजेशन में बदल दिया जाएगा, तो खाने के कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसका कहीं ना कहीं हमारे सोच में कहते हैं लड़का और लड़की के प्रति विचारधारा है। जनसंख्या का सबसे बड़ा बढ़ने का कारण भी यही बनता है, क्योंकि हम सोच ये रखते हैं कि हमारा जनरेशन लड़के बढ़ाएंगे। लड़की ने एक ने जन्म ले लिया, हम उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। दूसरी लड़की ने जन्म किया, हम उसको अवॉइड करते हैं। ऐसे करते करते 5-6 लड़कियां हो जाती है और इस चक्कर में जो है जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन जहाँ पर टेक्नोलॉजी है वहाँ पर विपरीत होता है। जहाँ पर लड़की ने देखा गर्भ में लड़की है, उसको कन्या हत्या करवा दी जाती है। लड़की है, हत्या करवा दी जाती है। दोस्तों ये कैसी परंपरा चलती आ रही है कि हम जो है न हम इधर के हैं न हम उधर के हैं। जनसंख्या हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या है और उससे बड़ी समस्या है एजुकेशन और उससे भी भयंकर समस्या है कन्या भ्रूण हत्या। कहते हैं किसी जीव को जन्म लेने से पहले ही मार देना ये कहीं तक उचित नहीं होता है। गर्भ में अगर माँ के बच्चों की धड़कन स्टार्ट हो जाती है तो उसके जीवन भी शुरुआत हो जाती है। जब इन शुरुआती दौर में किसी की हत्या की जाती है तो इसका मतलब है कि आपने एक बहुत बड़ा पाप किया है। आपने एक इंसान को कत्ल किया है और कत्ल करने का सज़ा तो आपको पता ही है क्या होना चाहिए। लेकिन ये भारत में मैक्सिमम माता पिता जो है इस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं कि अपने कन्याओं की हत्या करते हैं। और ये आंकड़े भी यहाँ तक दर्शाते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या का लिंग अनुपात का अगर हम प्रभाव देखें तो लिंग अनुपात किसी विशेष क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को दर्शाता है। कन्या भ्रूण हत्या और कन्या भ्रूण हत्या जन्म के बाद बच्ची को मार देना जैसी कई प्रथाओं का लिंग अनुपात पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार यह बढ़ता है और अनेक सामाजिक बुराइयों को भी साथ में बढ़ावा देता है। कहते हैं दशकीय भारतीय जनगणना के अनुसार भारत की लिंग अनुपात जो थी 107.48 है और इसका मतलब हुआ कि 2019 में प्रति 100 महिलाओं पर सिर्फ 107.48 पुरुष हैं, यानी महिलाओं की संख्या यहाँ पर कम है। 107 पुरुष हैं, उनके पीछे सिर्फ 100 महिलाएं होगी। यानी देखा जाए तो 7 पुरुष जो होंगे अविवाहित रह जाएंगे। इसलिए भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 930 महिलाएं हैं और ये आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि देखा जाए 1900 हम एक की बात करें तो यही काफ़ी
अच्छी थी, लेकिन आज हम जो विकसित हैं, हमारा यहाँ पर आंकड़ा बहुत ही गलत दर्शाती है। भारत में देखा जाए तो 51.80% पुरुष आबादी की तुलना में सिर्फ 48.40% महिला आबादी है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं की आबादी बहुत ही कम है, पुरुषों की आबादी कहीं अधिक है। अगर यही अंतर रहा तो आने वाला समय में बहुत ही समस्याओं के साथ भारत को जो है दो चार हाथ करना पड़ सकता है। और यहाँ पर एक बात और भी आता है कि इससे छुपा हुआ खतरा, कहते हैं विश्व के लिए और भारत के लिए सबसे बड़ी एक छुपी हुई खतरा है, और वो खतरा संयुक्त राष्ट्र ने चेताया भी है कि भारत में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या जनसंख्या से जुड़े संकट उत्पन्न कर सकती है। और जहाँ समाज में कम महिलाओं की वजह से सेक्स से जुड़ी हिंसा का या बाल अत्याचार के साथ साथ पत्नी के दूसरे के साथ हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हो सकती है, और फिर ये सामाजिक मूल्य का पतन कर संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। देखिए यहाँ पर छुपे खतरे का यहाँ सबसे बड़ी और संकेत दिया जा रहा है कि आपको पता ही होगा कि भारत में जो है बलात्कार की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, और देखा जाए तो सेक्स से जुड़ी हिंसाएं आए दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और इवन ये भी देखा गया है कि लोग जो हैं कहते हैं एक पत्नी के दूसरे के साथ हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी हो सकती है, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर जो है संकट का सबब बन सकता है। आपने महाभारत भी देखा होगा, उसमें भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। आगे जो हमारे समक्ष टॉपिक आया है भ्रूण हत्या को रोकने के उपाय और सरकार की पहल। देखा जाए तो भ्रूण हत्या को रोकने का उपाय क्या हो सकता है। इस कृतियों की समाप्त करने तथा लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अपनाई गई बहुआयामी रणनीति में जागरूकता पैदा करने और विधिक उपाय करने के साथ साथ महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से अधिक संपन्न बनाने का कार्यक्रम शामिल है। इसमें कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं जिन पे हम जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को जो है हम समझेंगे। सब प्रथम यहाँ बात यही आती है कि गर्भधारण करने से पहले और बाद में लिंग चयन रोकने और प्रसव पूर्व निदान तकनीकों को नियमित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक कानून गर्भधारण से पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी लिंग चयन पर रोक कानूनी जो है 1994 में लागू किया, और इसमें 2003 में संशोधन भी किया गया। देखा जाए तो यहाँ पर सरकार के द्वारा बेशक लिंग चयन को जो है कानूनी अपराध घोषित किया गया है, लेकिन बात यहाँ पर है कि सरकार को सबसे पहली बात तो पुराने समय से आ रही सोच विचार को बदलने की ज़रूरत है। कहते हैं कानून यहाँ लाने से कुछ नहीं होने वाला है, कानून तो धरा का धरा है। हर क्षेत्र में देखा जाए तो कानून लागू है, हर क्षेत्र में कानून बनाई गई है, लेकिन कानून पर यहाँ पर अमल करना कहते हैं बहुत ही टेढ़ी खीर है। यहाँ पर बहुत ही टेढ़ा काम है। कानून तो आपको हर क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। सरकार ने कानून तो इतनी बना रखी है कि हर एक चीज़ के लिए एक नया अपराध है, नया कानून बना दी गई है। लेकिन कानून को माना जाए तब ना, कानून बनाने से नहीं होता है, इसको सख्ती से लागू किया जाता है। अब देखिए गर्भ यहाँ पर देखा जाए तो भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा कारण शिक्षा यहाँ बनता है, और सरकार शिक्षा के नज़रियों में देखा जाए तो आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके एनालाइज कर लो, बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक भी होंगे लेकिन उनको लिखने पढ़ने नहीं आ रहा होगा। अब देखिए सरकार की शिक्षा का स्तर कितना नीचा है। सरकार शिक्षा को स्तर को दिन प्रतिदिन जो है गिराता चला जा रहा है, और इसका कहीं ना कहीं CBSE सबसे बड़ा जिम्मेवार है। CBSE ने अपनी सिलेबस को इतना कम कर दिया है कि लगता नहीं है कि बच्चे कोई किताब पढ़ रहे हैं, लगता है कि 5वीं 4थी किताब, 5वीं 4थी भी छोड़िए, 2री 3री क्लास के बच्चों का किताब पढ़ा जा रहा है। इतने सिलेबस काट दिया गया, इतने सिलेबस को गिरा दिया गया कि लगता नहीं है कोई पढ़ा जा रहा है। कैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। हम आधुनिक युग में जा रहे हैं कि हम आधुनिक से पिछड़ा युग में आ रहे हैं। इतनी सिलेबस को काट देना बहुत ही गंभीरपूर्ण समस्या है। कहते हैं इतना सरकार को सोचने की अभी ज़रूरत है। मैं तो यही बात कहूँगा, सरकार एक बार एनालाइज करे और सीरियसली इस बात को सोचे। क्या आज के बच्चे का दिमाग एक सॉफ्ट चीज़ की तरह हो गया है?
कि आपने इतना से अधिक सिलेबस गिरा दिया है? क्या कोरोना वायरस ने आपकी कमर इतनी तोड़ दी है कि आपको सिलेबस इतना घटाना पड़ गया है? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। जब तक शिक्षा का स्तर उच्च नहीं होगा, हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं देश से कभी नहीं जाएगा। ये मैं आज कह रहा हूँ और ये 100 साल के बाद भी होगा, क्योंकि ये आम बात है। शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो रहा है, कहते हैं आज शिक्षा स्तर ऊंचा है भी नहीं। सरकार इस कानून को प्रभावकारी तरीके से लागू करने में तेजी लाई और इसे विभिन्न नियमों में संशोधित किए, जिनमें गैर पंजीकृत मशीनों को सील करने और उन्हें जब्त करने तथा गैर पंजीकृत क्लिनिकों को दंडित करने का प्रावधान शामिल था। देखिए, यहाँ पर सरकार ने क्लिनिकों को दंडित देने का प्रावधान तो किया, लेकिन अगर ये बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में हो तो उसका कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं दिया गया। कहते प्रोटोवॉल्स अल्ट्रासाउंड उपकरण के इस्तेमाल का नियमन केवल पंजीकृत परिसर के भीतर अनुसूचित किया गया। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर एक जिले के भीतर अधिकतम 2 अल्ट्रासाउंड केंद्र पर ही अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकता है। पंजीकृत शुल्क बढ़ाया भी गया। देखा जाए तो सरकार ने यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को आग्रह किया गया कि वो अधिनियम को मजबूती से कार्यान्वित करे और गैर कानूनी तरीकों से लिंग का पता लगाने के तरीकों को रोकने के लिए कदम उठाया। देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय कल्याण के द्वारा भी बहुत से कदम उठाए गए, लेकिन ये जो है बहुत कड़ाई के साथ लागू नहीं हो सका, जिनके कारण कन्या भ्रूण हत्या आज भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा जो है कलंक बन के खड़ा हुआ है। देखा जाए तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आग्रह किया कि वो लिंग अनुपात के प्रवृत्ति को उलट दे और शिक्षा और अधिकारिता पर जोर देकर बालिकाओं को अनदेखी की प्रवृत्ति पर रोक लगाए। देखिए, ये बात सरकार के द्वारा जो भी लगाई गई रूल रेगुलेशन हो, लेकिन जब तक आम इंसानों की बात यहाँ पर नहीं समझ में आएगी तब तक ये सब पर ब्रेक लगना संभव नहीं है। क्योंकि हमारे समाज में एक परंपरा रही है कि घर में जब बहू की आगमन होता है तो लोग ढोल बाजे से स्वागत करते हैं, लेकिन घर में वही नवजात बेटी का आगमन होता है तो सबके हाथ में छुरा और चाकू लेके खड़े रहते हैं और कहते हैं कि एक दहेज प्रथा ने जन्म ले लिया। कहते हैं समाज की जब तक ये कूटनीति नहीं बदलेगी, समाज की जो रवैया नहीं बदलेगा, ना तो स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय कुछ कर सकता है, न मुख्यमंत्रियों का जो है आग्रह कुछ कर सकता है। समाज में जो है रूल रेगुलेशन बदलने की आवश्यकता है। देखा जाए तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को संघ और राज्य क्षेत्रों को कहा है कि वो इन कानूनों को गंभीरता से लागू करने पर अधिकतम ध्यान दें। कहते हैं स्वास्थ्य परिवार कल्याण ने तो ये कदम अपनी उठाई है, लेकिन क्या इस कानून पे जो है अमल किया गया है? क्या कन्या भ्रूण हत्या रुकी है? तो यहाँ पर सवाल यही उठता है कि सरकार के द्वारा बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अमल में नहीं लाया गया है। देखा जाए तो PNDT जो है कानून के अंतर्गत केंद्रीय निगरानी बोर्ड का गठन भी किया गया और इसकी नियमित बैठकें कराई भी जा रही है। देखा जाए दोस्तों तो आज हमारे देश में एक परंपरा रही है कि जिन मंत्रियों को किसी जो है केंद्र का बनाया जाता है, किसी भी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है, वो मंत्री होते हैं और ये अपने कहते हैं काम से कभी भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं। देखा जाए तो हमारे देश में जितने भी मंत्री होते हैं वो अपने कार्यस्थल पे कम और प्रचारों में अधिक लगे रहते हैं या न्यूज़ों में अधिक दिखते हैं, अपने कार्य में कभी भी ये लगन से नहीं करते हैं। ये सारे काम सिर्फ अपने पार्टियों को जिताने में और अपने पार्टियों के ख़त्म करने के षड्यंत्रों में लगे रहते हैं। मैंने कई बार न्यूज़ भी देखा है कि जब मंत्री उस विभाग के मंत्री अपने विभाग में जाते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलता रहता है कि मंत्री जी अपने विभाग में आए और कर्मचारियों को सुध लिए। अरे किस बात की ब्रेकिंग न्यूज़ है? जबकि वो मंत्रालय उस मंत्री का, विभाग उस मंत्री का, उसको तो प्रतिदिन जाना चाहिए, लेकिन ये मंत्री को कहते दुनिया का सैर करने से मौका मिले तब ना अपने विभाग में बैठ के काम करेंगे और दुनिया की हालातों का जांच करेंगे। हमारे देश में कहते हैं कानून बनाई जाती है सिर्फ मंत्रियों लोगों को जेब भरने के लिए, उनको एक नया पोस्ट देने के लिए। कहते ये अगर सही से काम करे तो शायद इस तरह की गतिविधियां न हो। मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े शहरों में ये सारे कन्या भ्रूण हत्याएं आम हो रही है
और सरकार इस पे सिर्फ काली पट्टी बांध के खड़ी पड़ी है। देखा जाए तो वेबसाइट पर लिंक चयन के विज्ञापन रोकने के लिए यह मामला संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष उठाया भी गया। कहते हैं आज वेबसाइट पे भी सब रोक लगाई गई है, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं पड़ा है। हमारे देश में जो भी गलत कार्य होते हैं, क्या आज तक रुक सका है सरकार की इतनी सख्ती के बाद भी? कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, एक ही बात का मैं एग्जांपल देता हूँ। बिहार में शराब बैन है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में शराब नहीं चलती होगी? चलिए, बैन लगाने वाले पर ही हम बात करते हैं। सरकार ने इस पर बैन लगाई है। सरकार में न जाने कितने मंत्री कितने संतरी होते हैं, क्या उन्होंने शराब को कहते हैं इन सालों के दौरान एक बार भी हाथ नहीं लगाया होगा? क्या उनके पार्टी में शराब का नामो निशान ना रहा होगा? ये आप भी कहोगे कि संभवतः ऐसा है ही नहीं। कहते हैं ये सिर्फ कानूनी बात होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, और ये कानूनी कार्रवाई किन पे पड़ती है? जो आम गरीब व्यक्ति होते हैं। आम गरीब व्यक्ति के पास में अगर शराब का छोटा सा बोतल भी मिल जाता है तो पुलिस वाले उसके घर के चौखट को जो है मिट्टी तक खोद के ले जाते हैं। तो ऐसा कानून किस काम का, जो मंत्रियों के लिए आराम हो और आम गरीबों के लिए सजा का एक अधिकारी हो? कहते हैं जब तक कानून में बदलाव और इसको सख्ती के साथ ईमानदारी से लागू ना किया जाए तब तक समाज नहीं बदलेगा। सरकार में अगर देख लीजिए, अगर मैं आपको एक संकेत देना चाहता हूं कि अमेरिका के संविधान पढ़िए, उसका संविधान सिर्फ आप 1 घंटा में पढ़ लोगे, लेकिन भारत का संविधान पढ़ने में आपको कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नियम ही इतने बने हुए हैं। नियम हजारों लाखों हैं, लेकिन एक भी अमल में नहीं है, एक पर भी सख्ती नहीं है। सख्ती तब होती है जब न्यूज़ वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं, नहीं तो उससे पहले सब सोए हुए होते हैं आराम से, निश्चिंत से। तो कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं भारत से कैसे जा सकता है? मैं तो कह दिया, इस बात के लिए सरकार एक भी कदम ना उठाएं। अगर लोगों को शिक्षित कर दे, लोगों को समझदार बना दे, तब समझ में आएगा। और लोग को तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि घर में जब बहू की एंट्री होती है, जब पहला पग पड़ता है तो ढोल बाजे, गाने, डांस चलती है, लेकिन वही कन्या जन्म लेती है तो सबके मुंह पे उदासी छा जाती है। कैसे हमारा समाज है और कैसी हमारी परंपरा है। देखा जाए तो राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति पुनर्गठन किया गया और अल्ट्रासाउंड विधान जो है संविधान के निरीक्षण में तेजी लाई गई है। कहते हैं बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में निगरानी कार्य किया गया है। मैंने कहा ना, आप दुनिया के हर क्षेत्र में लगा लीजिए, निगरानी कर लीजिए, लेकिन आपके नाक के सामने ही होगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। आज मैंने कहा ना, ये सारे जो कर्मकांड हो रहे हैं वो सब के सब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े मान्यता प्राप्त संस्थाओं में हो रहे हैं। आप चाहे बिहार में चले जाओ, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आप सारे राज्य की गिनती करवा लो, कहीं भी निगरानी नहीं हो रही है। अगर ये निगरानी होती तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सर्वे रहा है कि पर जो है सालों से में जो है 2000 से अधिक कन्या भ्रूण हत्या होती है। तो चलिए, ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन वास्तविकता में जब देखा जाए तो लाखों जो है करोड़ों भ्रूण हत्या आए दिन होते रहती हैं, और ये बहुत बड़ी आंकड़ा है। तो सिर्फ ये निगरानी सिर्फ नाम की है, इसमें सिर्फ एक नए मंत्री की भर्ती का है और उनके जेब गर्म करने का है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कानून के कार्यान्वयन के लिए सरकार सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दे रही है। अब देखिए, ये जो सहायता पहुंच रही है, कहते हैं ना, एक बर्फ का समान है। बर्फ को अगर एक हाथ से दूसरे हाथ में लेके जाओगे ना, तो अंतिम स्थान पे जो है बर्फ की छोटी सी टुकड़ा पहुंचता है। सरकार ने बहुत से जो है राज्यों को वित्तीय सहायता दिया है, लेकिन कार्य में इसके 1 भी रुपया धन जो है खर्च नहीं हुआ है। सब के सब मंत्रियों में ही बट गए हैं। तो सरकार के यहाँ पर पारदर्शिता ही नहीं है। अगर पारदर्शिता होती तो भारत में इतना लिंग अनुपात नीचा नहीं होता। कहते हैं ये सिर्फ कानूनी बात है। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, वहाँ पर बच्चों से पूछिएगा कि आपको क्या स्कूल वाले ने कोई जो है प्रैक्टिकल करवाया, कुछ आपको करके दिखाया? सबका जवाब होता है नहीं के ही होता है। और ये सब सरकारी स्कूलों में होता है। और आपको मैं बता दूं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक होती है पढ़ने वालों की, लेकिन सरकारी स्कूलों में सरकार बेशक ये कहती है कि हम सुविधाएं देते हैं,
लेकिन वहाँ पर सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ होता है। सरकार सिर्फ जो है आम गरीबों जनता को बेवकूफ़ बना रही होती है कि हम हर एक जो है शिक्षा के स्तर के लिए, संचार अभियान के लिए हम राज्यों को वित्तीय सहायता देती हैं। आप जितना मर्जी सहायता दे दीजिए, जितना मर्जी कागजी बातों पर लिख लीजिए, लेकिन ये इसका लाभ किसी भी आम जनता को नहीं हो रहा है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, माता पिता भेज रहे हैं, तो कम से कम बच्चों को कुछ ज्ञान तो दे दो। लेकिन आप लोगों को तो मोबाइल से छुटकारा मिलेगा नहीं, और बैठ के जो है स्टाफ रूम में गप्पे से छुटकारा मिलेगा ही नहीं। तो बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? तभी तो शिक्षा स्तर हमारे देश का गिरता जा रहा है, और इस कारण जो है कन्या भ्रूण हत्या बढ़ता ही चला जा रहा है। देखा जाए तो राज्यों को सलाह दी गई है कि इसके कारणों का पता लगाने के लिए कम लिंग अनुपात वाले जिले, ब्लॉक, गाँव पर विशेष ध्यान दें। उपयोग व्यवहार जो है परिवर्तन संपर्क अभियान तैयार करें और पीसी और पीएनसीडी कानून के प्रावधानों को सरकारी तरीकों से लागू करें। मैंने कहा ना कि सरकार ये भी कर ले, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, आप चाहे जिले में, ब्लॉकों में, गांव पर कितने लोगों को क्यों न बैठा दें और ये सरकार के जो है सर पे बोझ बना दें, आपका कानून कभी सफल नहीं होगा। जब तक लोगों की विचार नहीं बदलेंगे, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक ये आप होना संभव नहीं है। और भारत में लिंग अनुपात तो बढ़ती ही चली जा रही है। कहते हैं ये जनसंख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है जो कि एक अलार्मिंग रेट पे पहुंच गई है, और देखा जाए तो इसमें स्त्रियों की संख्या घटती चली जा रही है। तो ये सब कारण भी हमारे कुछ गलत रवैया ही हैं। धार्मिक नेता और महिलाएं लिंग अनुपात और लड़कियों के साथ भेदभाव के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शामिल है। कहते हैं धार्मिक नेता भी होते हैं, महिला लिंग अनुपात को लड़कियों के साथ भेदभाव के खिलाफ चलाए गए अभियान में शामिल हैं, लेकिन इनका अभियान भी आज सफल नहीं हो सका। देखा जाए तो भारत सरकार और अनेक राज्य सरकारों ने समाज में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति का सुधार के लिए विशेष योजना लागू की है। इसमें धन लक्ष्मी जैसी योजनाएं शामिल है। देखिए, मैं आपको एक सरकार की नीति से अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने लड़कियों के दहेज की प्रथा जो चली आ रही है, उसके लिए सरकार ने एक बड़े कन्या बहुत से ऐसे जो है एजेंसियां, योजनाएं लागू किया है जो दहेज प्रथा को प्रोत्साहित करते हैं। मैंने बहुत से ऐसी योजनाएं सरकार की सुनी है जो मुझे भी हैरान करती है कि सबसे बड़ा जड़ तो सरकार में है, जहां पर उन्होंने जो है दहेज प्रथा को प्रोत्साहित किया है। कहते हैं कन्याओं के विवाह के लिए एक योजना बनाई गई है। अरे भाई, आपने योजना नहीं बनाई है, आपने लड़कियों के लिए धन इकट्ठा करके दहेज प्रथा को प्रोत्साहित किया है। आपने लड़कियों के शिक्षा के लिए आपने धन इकट्ठा करवा लिया, विवाह के लिए इकट्ठा करवा लिया। क्या आपने लड़कों के लिए क्यों नहीं करवाया? क्यों लड़के जन्म से ही अमीर पैदा होते हैं क्या? तो सोचिए सरकार की कितनी अच्छी नीति है कि लड़कियों के लिए न जाने कितने तरह के योजनाएं चलाई गई है कि जब लड़कियां शादी के लायक हो जाएगी तो उनको 4 लाख रुपया मिलेगा। 4 लाख किसके लिए? दहेज देने के लिए। अरे भाई, तो लड़कों पे तो लागू करो। आपने ये बोला होता ना कि ये जो पैसे शादी के लिए नहीं हो के ना लड़की के एजुकेशन के लिए होता तो अच्छा लगता। सरकार की ऐसी नीतियां जो है आम लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि हम दहेज लेंगे। सरकार ने पहले से ही पैसा जमा करवा रखा है उस लड़की के नाम से। बहुत सी योजनाएं हैं, आप अगर रिसर्च करोगे तो आप खुद ही समझदार हो, समझ सकते हो कि कितनी तरह की योजनाएं सरकार को जो अभी प्रेजेंट में लागू की गई है। लड़कियों के लिए दहेज इकट्ठा करने का प्रावधान किया गया है क्योंकि बाद में माता पिता को झुकना ना पड़े। अरे दहेज प्रथा को आपको ख़त्म करना था, न कि आपको प्रोत्साहित करना था। आपने धन लक्ष्मी जैसी योजनाएं शामिल किए हैं। कहते कानून लागू किया जाना चाहिए और इन नारी कृत्य के लिए दोषी पाए जाने के निश्चित रूप में दंड दिया जाना चाहिए। अब देखिए सरकार को कौन दंड देगा इस बात के लिए? सरकार तो खुद प्रोत्साहित कर रही है। आपने ऐसी योजनाएं बनाई क्यों? आप शिक्षा के रिगार्डिंग बनाइए कि लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार पैसे देगी। हाँ, मैं जानता हूँ ये बात कि सरकार हर एक गाँव में, क्षेत्रों में लड़की को पढ़ाई के लिए पैसा दे रही है, लेकिन सब एक बात है, कहते हैं वो सब उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सिर्फ ये बातें कागजी होती हैं। कुछ बच्चों को मिल जाने से सारे बच्चे शिक्षित नहीं हो जाते हैं। देखा जाए तो मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसा होने पर लाइसेंस को अस्थायी तौर पर रद्द किया जाए। देखिए, ये बात तो समझ में आती है कि अस्थायी तौर पे आप लागू जो इसको रद्द कर दोगे, लेकिन वो व्यक्ति दोबारा से वो काम स्टार्ट कर देते हैं। आपने उनका लाइसेंस रद्द किया है, वो भाड़े पर जब लाइसेंस लाएंगे उनको कौन रद्द करेगा?
देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, सरकार ने अगर 1000 रूल बनाए हैं ना, तो उसको तोड़ने के लिए जो है 50,000 कानून बन गए हैं। कहते हैं किसी व्यक्ति को अगर उसका लाइसेंस आप रद्द कर देते हो, वो के दूसरे बंदे का लाइसेंस लेकर अपना कार्य प्रणाली चलाएगा, वो भी सरकार के नाक के नीचे। तो कहते हैं ना, आज के समाज में कुछ भी सही नहीं है। कहते हैं एक चीज़ गलत होती है तो दूसरा चीज़ नहीं बन जाती है, और इसी कारण से हमारे देश से बुराई भी नहीं जा रही है, और न ही हमारा देश जो है प्रगति के उस रास्ते पे पहुंच रही है जहां पर इसको होना चाहिए। विशेष रूप से अबोध लिंग निर्धारण और गर्भपात के चिकित्सा उपकरणों का विपणन प्रतिबंधित भी होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम अल्ट्रासाउंड को प्रतिबंधित कर देते हैं तो अल्ट्रासाउंड से न जाने कितने तरह की बीमारियों का हमें समय रहते पता चल जाता है। बात तो यहाँ पर है ईमानदारी बरतने की। हमारे देश में ईमानदार होना एक, कहते हैं ना, कोहिनूर हीरे की समान है। आज देखा जाए तो हर क्षेत्र में बेईमानी, कहते हैं, छीन छोड़ चल रही है, और ये सब बड़े बड़े विभागों में हो रही है। आम गरीबों में चलिए छोटी मोटी बात होती चलता है, लेकिन बड़े बड़े मंत्री लोग ये सब कर रहे हैं। आज न जाने कितने मंत्री जो है इसी कर्म कांड में जो होते हैं जेल के चक्की पीस रहे हैं। तो हम क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारे समाज में तो खुद ही इतने भ्रष्टाचार फैले हुए हैं। अगर अगले पॉइंट पे बात करें हम, तो कहते हैं उन माता पिता पर जुर्माना लगाना चाहिए जो अपनी बच्चियों को मारना चाहते हैं। देखिए, ये तो बात सच्चाई है कि जो माता पिता अपने बच्चों को मारना चाहते हैं उनको जुर्माना क्या, उनको सज़ा भी होना चाहिए, क्योंकि किसी की हत्या करना ये कानूनी अपराध नहीं, उनके दिल भी उनको अपराधी मानेगा, क्योंकि किसी की हत्या करना सही नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात तो उन माता पिता के विचारों को चेंज करना है कि आपको एक लड़की भी आपको जो है आगे जीवन में जो है आगे बढ़ा सकती है, आपकी लड़की भी आपका जो है वंश बढ़ा सकती है। हमें पुरानी परंपराओं को तोड़ना होगा। कहते हैं पुराने परंपरा में कौन लोग हैं जो आज तक उनका वंशज बढ़ रहा है। अरे भाई, आपने जीवन जी लिया, वही बहुत बड़ी बात है। आप अपनी वंश के बारे में ना सोचो, अभी प्रेजेंट के बारे में सोचो, भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दो। भविष्य में जो होगा तो कोई नहीं देखा है। आपके घर में अगर लड़का ही होगा, अगर आपको घर से बाहर निकाल देता है तो कौन सा आपका वंश बढ़ गया है। तो इस विचारों को जो है बदलने की ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। देखा जाए यहाँ पर युवा जोड़ों को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से अभियान और सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए। देखिए, युवा लोगों को आप जोड़े को जो है जागरूक ना करो, आप सिर्फ एजुकेशन में थोड़ा बदलाव कर दो। सभी को एजुकेशन जो है अच्छे रूप में दो, समझदारी वाले दो, समझ वाली दो। आपका युवा पीढ़ी ऑटोमेटिक सब बातों को समझ जाएगी कि उनका बेटी हो या बेटा हो, दोनों ही उनका अंग है। अपने अंगों को मारा नहीं जाता है, अपने अंगों को जो है अपने सुरक्षित रखा जाता है, सेव किया जाता है। तो ये शिक्षा को में बदलाव की ज़रूरत है, शिक्षा को सख्ती के साथ लागू करने की ज़रूरत है। कहते हैं, देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ कि बड़े अमीर लोगों में जो होता है 1 या 2 बच्चे ही होते हैं, मैक्सिमम देखा गया है। लेकिन गरीब लोगों में 5-10 बच्चों की प्रावधान आज भी क्यों है? क्योंकि आम गरीब व्यक्ति जो है ये बात को नहीं समझ पाते हैं। बड़े बड़े लोग तो समझ गए हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आम गरीब व्यक्ति आज भी नहीं समझ पाए हैं कि लड़का लड़की एक समान होता है। उनको सामान्य शिक्षा देने की ज़रूरत है, तभी जाके हमारा देश का भविष्य भी बदलेगा और हमारी जनसंख्या पे भी कंट्रोल होगा। क्योंकि देखा जाए तो आम गरीब बंदे जो है लड़के के आस में एक लड़का के चक्कर में 10-10 लड़कियों को जन्म दे देती हैं। तो ये हमारे बैलेंस बिगड़ रहे हैं हमारे समाज में। और कितने तो कन्या भ्रूण हत्या भी करते हैं, कितने तो कन्या को भी मार देते हैं, कितने तो कन्याओं को बेच भी डालते हैं। और ये हमारी समाज की मानसिकता है। जब तक एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तब तक हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है वो ख़त्म नहीं होगा। देखा जाए तो महिलाओं को भी जागरूक होना चाहिए ताकि वह अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो सके। महिलाओं को भी जागने की ज़रूरत है। मैंने पहली बार और कई बार कह चुका हूँ मैं कि महिला का सबसे बड़ा दुश्मन महिला ही होती है। कन्या भ्रूण हत्या में कहीं ना कहीं कहते हैं परिवार का जो तो होता ही होता है अपराध, साथ में उस औरत का भी होता है जो अपने गर्व को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाती है। तो देखा जाए सबसे बड़ी बात है महिलाओं को जो है जागरूक होने की ज़रूरत है। महिलाओं को समझने की ज़रूरत है कि जो वो जन्म दे रही है वो भी उसी का पति का अंश है या उसका अंश है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब पुरुष का एक्स क्रोमोसोम जो माता एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की का उत्पन्न होती है, और जब पिता से वाई क्रोमोसोम लड़की में जाता है तो जर्नल सी बात है लड़कों का जन्म होता है। जब ये दोनों ही
जो है पति पत्नियों के क्रोमोसोम से बन रहा है, तो इतनी भेदभाव क्यों? साइंटिफिक भी ये बहुत जो है लोगों की सोच को जो है नकारेगा कि ऐसी भावना क्यों, और ऐसी भावना हमारे समाज में होना भी नहीं चाहिए और रखना भी नहीं चाहिए। और कन्या भ्रूण हत्या को प्रोत्साहित करने वाले लोगों पर जो है यहाँ पर दंडित देने के भी जो है सख्ती से प्रावधान होना चाहिए। यदि बात आगे हम करें नियंत्रण के लिए प्रभावकारी उपाय, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नियंत्रण के लिए प्रभावकारी उपाय क्या हम कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के भविष्य के लिए कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध और सामाजिक आपदा है। देखा जाए तो हमारे समाज के लिए और भविष्य के लिए कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा अपराध है। कहते हैं अगर ऐसा न रोका गया इसको, तो ये सामाजिक आपदा बन जाएगी। भारतीय समाज में होने वाले कन्या भ्रूण हत्याओं के कारणों का हमें ध्यान देना चाहिए और नियमित तौर पर एक एक करके सभी को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। लैंगिक भेदभाव की वजह से ही मुख्य कन्या भ्रूण हत्या होती है, यानी लड़का और लड़की की चाह ने जो है कन्या भ्रूण हत्या को काफ़ी प्रोत्साहित किया है। इसके ऊपर नियंत्रण के लिए कानूनी शिकंजा होना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों द्वारा इसे संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कहते हैं अगर भारत में इस तरह का अपराध न हो, इसलिए हर एक व्यक्ति को ईमानदार बनना चाहिए और जो भी व्यक्ति इस तरह के कार्य करते हैं उन पे जो है शिकंजा कसने की ज़रूरत है, और भी आसान नहीं, कड़ी से कड़ी। और इस क्रूरता में अपराध के लिए किसी को भी गलत पाए जाने पर निश्चित तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए, और ये ज़रूरी भी है। कहते हैं जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक जो है इनको अकल नहीं आने वाली है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी आपदा का संकेतक हो सकता है। और इतिहास अगर इस तरह रही तो शायद हमारा इतिहास भी हमारा मिट जाएगा। चिकित्सकों को इसमें शामिल होने की स्थिति में उनकी अस्थायी तौर पर लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए। देखिए, लाइसेंस तो रद्द कर देना ही चाहिए, साथ में अगर वो कोई भी और तरीके से लाइसेंस प्राप्त करते हैं और वो कोई भी बिजनेस करते हैं इस तरह के, तो उन पे जो है कड़ी से कड़ी जो है सज़ा का प्रावधान करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हमने देखने को मिला है कि चिकित्सकों को अगर लाइसेंस रद्द हो जाती है, फिर भी जो है दूसरे के लाइसेंस लेके ये उसी कार्य में फिर से लीन हो जाती हैं, और इसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट भी होता है। और कहते हैं जो व्यक्ति इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं उन पे भी कानूनी जो अपराधी के अंतर्गत उन्हें कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कहते हैं गैर कानूनी लिंग परीक्षण और गर्भपात के लिए खास तौर से मेडिकल उपकरणों को विपणन को रोकना चाहिए। कहते हैं जो ये वेपन बन चुके हैं, जो गर्भपात के लिए जो मेडिकल उपकरण हैं उन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इनको जो है रोक भी लगाना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य के हितों में है वो चीज़ करने में कोई अपराध नहीं है, और जो गलत है उसको करने में अपराधी हो पाए जाने पर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान होना चाहिए। और ये सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, सख्ती से होना चाहिए। आप किसी भी कहीं भी अल्ट्रासाउंड करवाने चले जाओ, वहाँ पर आपको लिखा रहता है कि जो है बच्चा जच्चा का जांच कराना कानूनी अपराध है, लेकिन ये अपराध आज समाज में धड़ल्ले से हो रहा है। और इसका कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं या बड़े बड़े संस्था होते हैं जो इसमें लगे होते हैं, और ये ना तो देश के भविष्य के लिए अच्छा है न आने वाले समय के लिए अच्छा है। कहते हैं उन अभिभावकों को भी दंडित करना चाहिए जो अपनी लड़कियों को मारना चाहते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा तो अपराधी माता पिता होते हैं जो लड़कियों को मारने की इच्छा रखते हैं। कहते हैं दोस्तों ये दोनों ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही माता पिता का ही डीएनए होते हैं और दोनों में सामान्य प्रेम होना चाहिए। कभी भी लड़कियों को बचपन से ये नहीं कहना चाहिए कि लड़कियां पराया धन हैं, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में भी यही घर कर जाता है। उनको लड़का लड़की के समान दोनों को बराबर अधिकार देना चाहिए हर क्षेत्रों में, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो या ज़िंदगी में आगे बढ़ने का काम हो, सभी क्षेत्र में दोनों को जो है सामान्य मौका देने की आवश्यकता है। कहते हैं युवा जोड़ों को जागरूक करने के लिए नियमित अभियान और सेमिनार आयोजित करने चाहिए। देखिए कहते हैं युवाओं को तो जागरूक करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम इसको शिक्षा में ही रखें और शिक्षित व्यक्तियों को कर दें तो शायद हमें
जो है जोड़ों को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं यही विद्यार्थी आगे चल के जो है जोड़े बनाती हैं। अगर ये पहले से ही शिक्षित हो जाएंगे तो शायद इस तरह के जो है अपराध से वो घृणा करेंगी। तो इसलिए सरकार को ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया जाए और एजुकेशन में जो है काफ़ी हद तक लोगों को इस बात के लिए जो जागरूकता करना की आवश्यकता है। महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हो सके, और महिलाओं को भी सारे अधिकार होने चाहिए जिससे जब भी उनके कोख को अगर कोई नष्ट करना चाहता है तो वो खड़े हो सके और अपने बच्चों की रक्षा कर सके। क्योंकि हमारे समाज में ये देखने को मिला है कि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती है और सारे का सारे आश्रय जो होता है पति के ऊपर होता है। आपने देखा होगा कि स्त्रीवाद जो है बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज के लिए है, क्योंकि स्त्री जो है अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकती। स्त्री जो होते हैं, औरतों जो होते हैं वो पुरुषों पर निर्भर होते हैं। अगर ये लड़कियां पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, तो उनको पता है कि बेटी होने का गौरव कितना महान होता है और वही गौरव को अपने बच्चों से नष्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि एक लड़की ही जो है लड़की का दुश्मन होती है। कारण क्या होता है, समाज हालात मजबूर कर देते हैं उनको, इसलिए उनको ऐसा माहौल नहीं मिलना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए। मैंने कहा कि अगर लड़कियां शिक्षित होगी और सशक्त होगी और अपने पैरों पर खड़ा होगी तो उन्हें किसी की बातों को मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो अपना जीवन जो है सुचारू रूप से चल सकती है और ऐसे अपराध जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध हैं, जो आपदा हैं, उसको रोका जा सकता है और भारत में लिंग अनुपात सामान्य हो सकता है। कहते हैं हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही जरूरी है। तो यहाँ नियंत्रण के लिए हमारे लिए प्रभावकारी उपाय यही है कि माता पिता भी समझें और यहाँ पर सरकार को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं कभी करना चाहिए कि घर में बहू की स्वागत करना चाहिए और लड़कियों को जो है जो बेटियाँ आती हैं उन पर चाकू भिड़ाना चाहिए। हमें दोनों को स्वागत करना चाहिए। घर में आ रही जो है बहू को जो है स्वागत करना चाहिए और घर में आई नई नवजात बेटियों की जो है स्वागत करना चाहिए, उनके लिए खुशी मनाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी रहता है कि जितना हो सके बच्चों को सामान्य मानना चाहिए और दोनों को सामान्य अधिकार देना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 2 बच्चों का ही प्रावधान करना चाहिए। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी रहेगा कि आने वाला जो जनरेशन होगी वो बढ़ेगी अधिक नहीं, क्योंकि हम 2 हमारे 2 ये व्यवस्था सरकार ने हर जगह लिखी है, लेकिन इसकी मान्यता नहीं दी जा रही है क्योंकि लोग जो है शिक्षित नहीं है। लोग आज भी आधुनिक युग में अनपढ़ता की तरह बिहेव करते हैं और लड़का लड़कियों में फ़र्क करते हैं। कहते हैं हमें फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है और सरकार को भी यहाँ एक कदम उठाने की ज़रूरत है कि आधार कार्ड में अगर बच्चों का जिसका भी नाम है कंटिन्यू वही नाम होना चाहिए। ये नहीं कि शादी के बाद उसके पति का नाम आ जाए। तो ये अगर पति का नाम अगर आप करते हो तो पति के ऊपर भी उसके पिता का नाम नहीं होके उसकी पत्नी का नाम होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये प्रावधान नहीं चेंज होगा हमारे मन से जो ये लड़का और लड़की का भेदभाव शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। तो कहते हैं जितना आज समाज अपराधी है उतना ही माता पिता अपराधी हैं और उससे अधिक कानून बनाने वाले अपराधी हैं। यहाँ पर हर कोई कटघरे में है। सबको अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए, तभी जाके जो है कन्या भ्रूण हत्या जो अपराध है उसको समाप्त हमारे देश से किया जा सकता है। तभी हम जो है विश्व में अपना सर गौरव के साथ उठा के कह सकते हैं कि हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या 1% भी नहीं है। देखिए अगर हम इस पे निष्कर्ष की बात करें, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, चाहे आप फाइल बना रहे हो, चाहे असेसमेंट बना रहे हो, चाहे आप किसी में ऐसे लिख रहे हो, लेखन लिख रहे हो, तो आपको निष्कर्ष देना ही पड़ेगा क्योंकि निष्कर्ष महत्वपूर्ण रहता है। निष्कर्ष में यही रहता है कि आपने जो भी यहाँ अध्ययन किया है, हमने तो हर बात को आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर इसको निचोड़ के रूप में, कंक्लूजन के रूप में हम देखें तो आगामी आपकी लड़की का नाम है, ठीक है, अतीत आपकी माँ का नाम है और यह वास्तविकता है कि बालिकाओं के बिना न वर्तमान, न अतीत, न भविष्य। क्योंकि लड़कियां नहीं रहेगी तो न तो वर्तमान रहेगा, न ही अतीत रहेगी और न ही भविष्य रहेगा। कहते हैं वही लड़की है, वही माँ है, वही बहन है, वही बहू है। कन्या भ्रूण हत्या आत्महत्या है, इसलिए बेटी बचाओ और भविष्य सुरक्षित करो। बेटी बचाओ और भविष्य सुरक्षित करो। कन्या भ्रूण हत्या के खतरनाक परिणाम होंगे। जनसांख्यिकीय रिपोर्ट ने भारत को चेतावनी भी दी है कि अगले 20 वर्षों में प्रतिकूल जो है
लिंग अनुपात के कारण विवाह बाजार में दुल्हनों की कमी हो जाएगी और इससे जो होगा मारामारी होगी, एक बहुत बड़ी आपदा से हम जूझ सकते हैं। इसलिए समय रहते अगर हम अपने आप को नहीं समझाएं, न सरकार समझी, न आम जनता समझी, न माता पिता समझे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आगे जो है सर उठा रहा है। इसको जो है आज ही हमें समझना चाहिए, विचार करना चाहिए और जितना हो सके इस बात को जो है अमल भी करने की ज़रूरत है कि कहते हैं लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ही माता पिता का अभिन्न अंग होते हैं और दोनों को ही समाज में अधिकार देना चाहिए, दोनों को ही प्रोत्साहित करना चाहिए और दोनों का ही स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे जो होगा हमारा समाज इक्वल होगा। पुरानी परंपराओं पर भी मैं एक प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा कि पुरानी परंपराओं को लेके मत चलिए। आज कहते हैं अगर आपके घर में बेटा हुआ है, बड़ा हुआ है, तो जैसे ही वो बड़ा होगा, शादी करेगा तो आपको घर से बाहर कर देता है, अपनी पत्नी के लेकर अलग रह जाता है। तो बेटा किस बात का बेटा, जब बड़ा होकर मुझे अलग ही कर देगा तो फ़ायदा क्या है इस बेटे का। अगर वो बेटी कहते हैं जो हमें अपने घर संभालते हुए भी मेरा ध्यान रखे, तो वही बेटी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या को जितना हो सके रोकने की ज़रूरत है और ये तब रुकेगा जब बच्चे समझदार होंगे, जब इसको असेसमेंट बनाएंगे, ये वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे। और इसके लिए आपका भी ज़रूरत है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ना जाने इस वीडियो को देख के समझ के किस व्यक्ति में कौन सी विचारधारा में परिवर्तन हो, शायद आप भी नहीं जानते हो। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट के लिए भी, असेसमेंट के लिए भी और लेखन कार्य के लिए भी और एग्ज़ाम के क्वेश्चन करने के लिए भी। तो इस समझ में अगर आया, समझ लगी तो शेयर कीजिए और भविष्य को जो है बचाइए। अगर आप अभी भी शेयर नहीं कीजिएगा तो शायद हम वर्तमान, अतीत और भविष्य को बचाने में संभव नहीं रह सकती। मैं जानता हूं कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक समाज नहीं सब सुधरेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे कि समाज आज सुधरेगी, कल सुधरेगी, भविष्य में सुधरेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समाज हम स्वयं ही हैं। जब तक हम नहीं समझेंगे, समाज नहीं समझेगा, नहीं सोचेगा और नहीं विचार करेगा। और ये तब विचार करेगा जब आप ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सबके मोबाइल पे ये वीडियो आ जाए और कन्या भ्रूण हत्या जैसा घृण अपराध से वो बच सके और अपने भविष्य को भी बचा सके। सोचिए नहीं, जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे भी देख सके, दूसरे व्यक्ति भी समझ सके इस बात को। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त होता रहे एग्ज़ाम के अंतर्गत, कहते हैं क्लास के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझने के लिए है और ये प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।